डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 8 है। इसमें हम इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जो है एक इलास्टिक कोलिजन वाले केस में जो है फाइनल वेलोसिटीज जो है यानी कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज v1 डैश और v2 डैश जो है वो फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की। तो आपके पास जो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में जो कोलिजन्स होते हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन्स ही हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कोलिजन के वक्त जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे हीट एनर्जी की फॉर्म में और साउंड एनर्जी की फॉर्म में और डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर जो है आपके पास एक आइडियल केस हम तस्वर कर लें जिसमें जो है सिस्टम की जो पहले की काइनेटिक एनर्जी है और बाद की काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाए, तो फिर हम उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यानी हमारे पास जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कोलिजन्स होते हैं वो इनइलास्टिक हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। और हम एक आइडियल केस तस्वर करते हैं कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। सो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है, साथ में आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो ये इलास्टिक कोलिजन का एक केस है इन वन डायमेंशन। यहाँ पे आपके पास जो है m1 और m2 जो है वो एक ही लाइन में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं और ये m1 की वेलोसिटी v1 है और दैट इज ग्रेटर देन दिस v2। सो आफ्टर सम टाइम ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे ये m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, m2 में वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो m2 की जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है वो v2 डैश है और m2 m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है मोशन के, तो जिसकी वजह से m1 की जो वेलोसिटी है ये रिड्यूस हो जाएगी और इसकी जो नई वेलोसिटी होगी हम उसको v1 डैश कहेंगे। अच्छा, हमारे इस सारे टॉपिक का जो मेन मकसद है कि देखें हमें कोलिजन से पहले के जो है इसकी वेलोसिटीज पता है। सो हमें v1 और v2 पता है, ठीक है, और हमें इन बॉडीज के मासेस पता है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इनकी कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज यानी v1 डैश और v2 डैश फाइंड करना है। तो हमारा फोकस जो होगा वो v1 डैश और v2 डैश की जो है वो वैल्यूज फाइंड करने पे होगा। अच्छा, तो देखें आपके पास जो है कोलिजन, आपके पास इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो फोर्स नहीं लगा रही। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें आपके पास जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। यानी सिस्टम का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ये सेम होंगे, ठीक है। तो देखें बिफोर द कोलिजन मोमेंटम क्या है, m1v1 प्लस m2v2, ये सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और आपके पास कोलिजन के बाद का मोमेंटम m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो देखें कि ये जो आपके पास m1 वाली चीजें हैं ना वो मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ। सो m1v1 डैश और ये आपके पास इधर m1v1, इधर ये m1v1 और ये इधर m1v1 डैश इधर आके आपके पास माइनस हो गया। सो m1 हमने कॉमन निकाल लिया, इनसाइड आ गया v1 माइनस v1 डैश। अब इसी तरह ये जो m2v2 है ये मैं दूसरी साइड पे ले गया तो ये उधर जाके माइनस m2v2 हो गया, m2 मैंने कॉमन ले लिया, सो v2 डैश माइनस v2 आपके पास आ गए। सो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंड तक हमारे जो है वो काम आएगा। यहाँ तो हमने लिखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब हमने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा है कि आपके पास जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितनी है, देखिए m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर और इनको ऐड अप कर लेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो 1/2 है ये हर टर्म में मौजूद है, हमने 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो 1/2 वाली टर्म है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखें कि जैसे हमने पहले किया था कि m1 वाली चीजें एक साइड पे की थी, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं कि m1 वाली चीजें एक साइड पे कर लें, ठीक है। तो ये देखेंगे m1, ठीक है, यहाँ पे था v1 का स्क्वायर, यहाँ से ये टर्म इधर आई तो ये होगी, ये टर्म माइनस के साथ आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये m2 वाली चीजें हमने इधर से इधर इकट्ठी कर ली, जैसे m2 v2 डैश का स्क्वायर, ये अगर आके माइनस v2 का
स्क्वायर हो गए। तो आपका आपने बेसिकली वो फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उसका आंसर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हमने एक दफा लिख दिया वी वन माइनस वी वन डैश और एक दफा लिख दिया वी वन प्लस वी वन डैश। अच्छा, अब इसी तरह यही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, एक दफा लिखा जाएगा वी टू डैश माइनस वी टू, एक दफा लिखा जाएगा वी टू डैश प्लस वी टू। अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें देखें कि अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे डिवाइड करें तो ये m वाली टर्म भी कट जाएगी, ये v1 माइनस वी डैश वाली टर्म भी कट जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी जो कि मैंने यहाँ लिख दी। अच्छा, अब इसी तरह ये जो राइट हैंड साइड है इस पर भी देखें कि अगर हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो m2 जो है m2 से कट जाएगा, v2 डैश माइनस v2 इससे कट जाएगा। आपके पास इधर राइट साइड में जो टर्म है वो सिर्फ यही बचेगी v2 डैश प्लस v2, ये यहाँ पे आएगी। तो कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज आप एक साइड पे कर लें और कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज एक साइड पे कर लें। आपको पता है कि वो जो डैश के साथ है वो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज है। सो ये आपके पास जो v2 है मैं इसको इधर ले आया तो क्या हो गया v1 माइनस v2। अच्छा, v2 v1 डैश को आप उधर ले गए तो v2 डैश माइनस v1 डैश। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें ये शो कर रहा है कि आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी यानी v1 माइनस v2, यानी मिसाल के तौर पे ये बॉडी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये बॉडी से पीछे आने वाली 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास 5 मीटर पर सेकंड से ये मास इस मास को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है ये जो v1 माइनस v2 है ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। अच्छा, अब कोलिजन के बाद क्या होना है? कोलिजन के बाद ये m2 की वेलोसिटी बढ़ जानी है, जो कि मैंने इसके वेक्टर्स की लेंथ से भी शो की है। इसकी पहले वेलोसिटी थोड़ी है, बाद में ज्यादा है। m1 की वेलोसिटी पहले ज्यादा है, बाद में क्या है, कम है। तो कोलिजन जब कोलिजन होना है, ठीक है, तो m2 की वेलोसिटी बढ़ जानी है और m1 की वेलोसिटी रिड्यूस हो जानी है। अब यहाँ पे ये हमें समझाया जा रहा है कि कोलिजन के बाद v2 यानी m2 की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी और m1 की वेलोसिटी जो है वो कम होगी। तो अच्छा, अब इनका जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो पहले वाला ही होगा। इसका मतलब है कि जिस वेलोसिटी से m1 m2 को अप्रोच कर रहा है, आफ्टर द कोलिजन m2 जो है वो m1 से उसी वेलोसिटी से जो है जिस वेलोसिटी से पहले वो अप्रोच कर रहा था, अब उस वेलोसिटी से ये इनकी सेपरेशन हो रही है, यानी एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये हमने समझा है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी उनके जो करीब आने की वेलोसिटी थी अब उनके जो जुदा होने की वेलोसिटी जो है वो भी उतनी ही है। अच्छा, अब ये जो दोनों रिलेशन है ये बड़े काम के हैं। ये देखें, हमारा बेसिकली जो काम था ना वो था v1 डैश और v2 डैश की डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम v2 डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में जाके पुट करें तो हम आसानी से इस इक्वेशन में अगर हम v2 डैश की जगह ये वैल्यू इसकी यहाँ से निकाल के यहाँ रख दें तो आपके पास ये इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल v1 डैश रह जाएगा और उसकी वैल्यू हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। सो देखें, हम यहाँ पे अब v2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास v1 डैश की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। सो चलते हैं आगे। ये देखें अब ये इक्वेशन देखें कि इसमें हमने ये v2 डैश की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास ये m1 इंटू वी वन माइनस वी वन डैश, ये हमने लिख दिया m1 इंटू वी वन माइनस वी वन डैश, m2 ये वाला ब्रैकेट में v2 डैश की वैल्यू, ये जो इतनी वैल्यू लिखी हुई है ना यहाँ तक, ये असल में v2 डैश की वैल्यू है और माइनस v2 ये आगे लिखा हुआ है। अच्छा, अब v2 डैश की वैल्यू हमने कहाँ से ली है? यहाँ से ली है। ये देखें v2 डैश की वैल्यू क्या आएगी? v1 माइनस v2, ये माइनस v1 डैश उधर जाके प्लस v1 डैश, सो v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इजी है ये इस ब्रैकेट से हल करनी। ये m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश। अच्छा, ये आपके पास आ गया m2 v1, और उसके बाद ये माइनस v2 और ये माइनस v2, ये 2v2 हो गया। 2v2 m2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया माइनस 2m2v2 और यहाँ पे आ गया आपके पास m2 v1 डैश। अच्छा, अब जो v1 डैश वाली टर्म्स है ना उनको इकट्ठा कर लें, क्योंकि हमारा मकसद जो है v1 डैश की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो ये देखें कि ये वाली जो टर्म है ये आपके पास जो है इसमें v1 डैश है और ये तो पहले ही इधर है, आप इसको भी उठा के इधर ले आए तो m1 v1 डैश इधर आके पॉजिटिव हो गया और इधर m2 v1 डैश जो है वो पहले ही आपके पास पॉजिटिव था। अब यहाँ पे m1 v1, ये m2 v1 इधर आ गया। अच्छा, ये माइनस 2 m2 v2 था, इधर जाके प्लस 2 m2 v2 हो गया।
अच्छा, अब यहां से देखें कि हम V1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा M1 माइनस M2, सो M1 माइनस M2। ये आपके पास V2 है, इसके साथ टर्म है 2M2। ये हम V1 डैश यहाँ से कॉमन ले लें तो इनसाइड रह जाएगा M1 प्लस M2। ये M1 प्लस M2 V1 डैश के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके हर टर्म के नीचे डिवाइड होगा। सो यहाँ से हम V1 पहले कॉमन ले चुके थे, इसका इनसाइड था M1 माइनस M2, और इसका भी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और इसका भी टर्म का भी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये हमने सिंपल से तरीके से, यानी यहाँ से V2 डैश की वैल्यू इसमें पुट करके हमने ये रिजल्ट जो है वो फाइंड कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम V2 डैश की बजाय यहाँ पे माइनस V1 डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो यहां से आप आराम से V2 डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, ये रिलेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस V1 डैश, तो आप सीधा यही माइनस V1 डैश की ही वैल्यू यहाँ से निकालें और यहाँ पे पुट कर दें। देखिए हम पुट करने जा रहे हैं M1 ब्रैकेट में V1, M1 ब्रैकेट में V1। अब माइनस V1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, प्लस V1 माइनस V2 डैश। ये देखें, प्लस V1 माइनस V2 डैश, और राइट साइड पे ऐसे लिख दें M2 V2 डैश माइनस V2। अच्छा, अब इनको ब्रैकेट्स को हम खोल देते हैं। ये देखें, ये भी V1 है और आपके पास ये भी V1 है, ये आपके पास 2V1 हो गया इंटू M1, दैट इज 2M1 V1। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास माइनस V2 है, ये M1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस M1 V2, और ये आपके पास जो है माइनस M1 V2 डैश। अच्छा, अब यहाँ पे M2 V2 डैश माइनस M2 V2। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही काम हमने करना है कि जो, क्योंकि हमने ये V2 डैश की वैल्यू डिटरमिन करनी है, वही हमारे पास यहाँ पे अननोन है। V2 डैश वाली चीजों को एक साइड पे इकट्ठा कर लें। सो ये V2 डैश पहले इधर है, ये V2 डैश वाली टर्म आप इधर ले आए, ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स जो है वो उस साइड पे ले जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो माइनस M2 V2 है, ये इधर जाके प्लस M2 V2, और ये माइनस M1 V2। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब फिर वही काम कि ये देखें कि ये आपके पास आ गया 2M1 V1, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है, दैट इज V2। इनसाइड क्या रह जाएगा, M2 माइनस M1, सो M2 माइनस M1 इंटू आपके पास ये V2। अच्छा, ये आपके पास इधर से V2 डैश जो है वो कॉमन निकलता है, इनसाइड आपके पास रह जाना M1 प्लस M2, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और ये भी हर टर्म के नीचे डिवाइड होगा। सो M1 प्लस M2 इधर भी डिवाइड हो गया और इधर भी डिवाइड हो गया। ये इक्वेशन देखने में थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन ये जो है इनको जो है इजीली वो है याद किया जा सकता है, ठीक है। ये देखें, आपने V1 डैश और V2 डैश के लिए इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ लिखे V1 V2 V1 V2, मतलब इतना आपको याद हो गया। अच्छा, इसके बटे में लिख दें M1 प्लस M2, इसके बटे में भी लिख दें M1 प्लस M2, इधर भी वही, इधर भी वही, तो इतना हमें याद होगा। अब यहाँ पे प्लस प्लस डाल दें, तो इतना याद करना आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे लिखें M1 माइनस M2, और यहाँ पे लिख दें M2 माइनस M1, ये हो गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लिखें 2M1 और यहाँ पे आप लिख दें 2M2। तो ये एक मैंने तरीका बताया, इसको सिंपली जो है वो हमने इसको रिमेम्बर कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, तो होपफुली आपको ये हेल्प देगा। अच्छा, अब ये देखें, हमने हमारा जो बेसिक इसमें काम था वो हमने कर लिया है। V1 डैश और V2 डैश की वैल्यूज हम इन फार्मूले की मदद से आराम से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब कोई भी आपके पास केस हो तो हम उसको जो है उसके मुताबिक इसमें M1 और M2 और V1 V2 की वैल्यूज पुट करके, यानी कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज पुट करके हम आराम से कोलिजन के बाद जो है कि उसकी कितनी वेलोसिटी होगी M1 की या M2 की, वो हम आराम से इन इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें इसने हमें थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए इसने 4 केस हमें बता दिए कि अगर, अच्छा, उसमें 4 केसों को हम जो है वो बारी-बारी जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस उसने कहा कि अगर M1 M2 के बराबर हो तो फिर बताएं V1 डैश और V2 डैश क्या होगी। अच्छा, जब आपके पास M1 M2 के इक्वल है तो आप ये देखें कि M1 M2 के जब इक्वल होगा तो ये टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी, ये टर्म आपके पास जीरो होगी। M1 M2 के इक्वल है तो
2m बाय ये m प्लस एम भी 2m से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो v1 डैश है वो v2 के इक्वल आ जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि v1 डैश इज इक्वल टू v2। अच्छा अब आ जाए इस पे। अच्छा v2 डैश मालूम करने के लिए आपको पता है कि m1 m2 के इक्वल है तो 2m बाय 2m आपके पास यहाँ पे रिलेशन आया v1। अच्छा अब यहाँ पे m2 माइनस m1 ये m माइनस m कैंसिल हो गए, ये आपके पास इधर वाली टर्म जो है वो जीरो हो गई और v2 डैश जो है वो v1 के इक्वल आ गया। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि v1 डैश v2 के इक्वल और v2 डैश जो है v1 के इक्वल, इसका मतलब क्या है। वेरी इजी, ठीक है। आपके पास जो है दो इक्वल मासेस हैं और वो एक लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो आगे वाला मास है इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है और जो पीछे वाला मास है इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है। अच्छा अब इनके मासेस इक्वल है, ये याद रखें। अच्छा जब ये जाके इससे स्ट्राइक करेगी ना तो ये अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कोलिजन से पहले जो भी m1 की वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद वो m2 की वेलोसिटी हो जाएगी और कोलिजन से पहले जो m2 की वेलोसिटी होगी वो कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी बन जाएगी। यही लिखा हुआ है, देखिए v1 डैश इसका मतलब है m1 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। ये किसके इक्वल है, m2 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। और आपके पास m2 की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ये इक्वल है m1 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। तो इनकी वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। अच्छा उसके बाद है केस टू बेसिकली वही चीज है कि m1 इक्वल टू m2, सिर्फ इसमें एडिशन क्या कर दिया कि जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, यानी ये बॉडी रेस्ट पे है और इसका मास सेम है और ये बॉडी इससे जाकर स्ट्राइक कर रही है। अब यहाँ भी इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज होना है, यानी क्योंकि आपने फर्स्ट केस में देखा कि जब मासेस सेम थे तो उनका वेलोसिटीज का इंटरचेंज हो रहा था। तो ये m1 किसी वेलोसिटी से जाकर इससे टकराएगा जो कि m2 जो है वो रेस्ट पे है, दोनों के मासेस क्या है, सेम है। अब ये जिस वेलोसिटी से जाकर टकराएगा वो m2 की वेलोसिटी अब वो हो जाएगी और m1 जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, यानी v1 डैश जो है वो जीरो हो जाएगी और v2 डैश जो है वो v1 के इक्वल हो जाएगी। अच्छा अब उससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास केस 3 है, इसमें यह बताया गया कि m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, यानी m1 जो है हम उसको निग्लिजिबल तस्वर कर सकते हैं और यानी एक छोटा सा मास है वो एक वेलोसिटी से जा रहा है और वो एक बड़े मास को जाकर टकराता है और बड़ा मास रेस्ट पे है। अच्छा अब इसमें ये देख लें कि आपके पास एक छोटा सा मास है यानी m1 और ये आपके पास क्या है, m2 है। अच्छा जैसे आप ये समझ लें कि जैसे आपके पास एक टेनिस बॉल है वो एक वेलोसिटी से जा रही है वो जाके एक बस को टकराए तो क्या होगा, हम सिंपली ये समझते हैं वो बॉल टकरा के वापस आ जाएगी, ऐसे ही होगा। तो हम यहाँ पे भी देखें कि ये इक्वेशंस हमें क्या शो कर रही हैं। अच्छा अब ये जो m2 है इसकी वेलोसिटी v2 जो है ये जीरो है। अच्छा अब इसकी वेलोसिटी जो है ये v1 है जिस वेलोसिटी से ये जाएगी। अच्छा अब हम इन फाइंड करने के लिए इसको भी जाहिर सी बात है इस इक्वेशंस में पुट करेंगे। अच्छा अब m1 जब वेरी वेरी लेस देन m2 है तो हम इसको m1 को नेग्लिजिबल तस्वर कर सकते हैं। अच्छा और इसमें एक बात और है कि v2 जीरो है, v2 जीरो होती है ना ये हिस्सा तो आपके पास जीरो हो जाएगा। सो v1 डैश जो है वो ओनली इस हिस्से पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा अब इस हिस्से में इसको जीरो कंसीडर कर लें, वेरी वेरी लेस देन m2, ठीक है। तो जीरो माइनस m2 दैट इज माइनस m2 ओवर प्लस m2, तो आपके पास m2 से कैंसिल हो गया, -1 इधर आया, -1 इंटू v1 सेट दैट इज -v1। सो v1 डैश विल बी इक्वल टू -v1, ये यहाँ पे शो किया हुआ है। इसका मतलब है कि कोलिजन के बाद की m1 की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में पहले वाली वेलोसिटी के बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन में उल्ट होगी, लेकिन यानी वो टेनिस बॉल जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से फिर वो टकराव के बाद जो है वो वापस आ रही होगी। अच्छा अब उसके बाद है v2 डैश को डिस्कस करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा इसमें भी देखें कि आपके पास जो हमें गिवन है कि उसमें ये जो v2 है ये जीरो है, यानी जो सेकंड बॉडी है वो बिग बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, तो हमने v2 जीरो पुट किया तो ये हिस्सा आपके पास जीरो हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो m है m1 जो है वो तो निग्लिजिबल है, यानी नियरली इक्वल टू जीरो। तो आपके पास ये जो निग्लिजिबल एक चीज है नियरली इक्वल टू जीरो है उसको हम m2 बिग मास पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास जो आंसर है बहुत छोटा हो जाएगा यानी निग्लिजिबल हो जाएगा। सो जो v2 डैश है वो भी नियरली इक्वल टू जीरो होगी। सो ये जो बिग मास है इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सो v2 डैश विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा अब उसके बाद हम केस 4 डिस्कस करते हैं। केस 4 में ये है कि एक हैवी बॉडी है, ठीक है, यानी इसमें तो हमने यूं बनाया था ना कि
M2 जो है वो हैवी थी। अब ये है कि M1 एक हैवियर बॉडी है। अच्छा, M2 जो है वो एक लाइटर बॉडी है और M2 रेस्ट पे भी है, यानी M2 की वेलोसिटी जो V2 है वो 0 है। सो अब हमने देखना है कि कोलिजन के बाद M1 की वेलोसिटी यानी V1 डैश कितनी होगी और कोलिजन के बाद M2 की वेलोसिटी यानी V2 डैश कितनी होगी। उसके लिए हम जो है इसको में हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और आपके पास एक बस जा रही है, ठीक है, और बॉल उसके ये शीशे से क्या होती है, टकरा गई है। तो फिर बस की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा या बॉल की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम डिटरमिन करेंगे। आपको पता है कि बॉल जो है जब बस एक वेलोसिटी से जा रही है, ये स्टेशनरी बॉल है, वहां से टकराती है, तो बॉल बड़ी स्पीड से बेटा आगे की तरफ जाएगी। तो वही हमने V1 डैश और V2 डैश जो है वो फाइंड करना है, अभी कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें V2 0 है, V2 0 होते ही आपके पास जो ये वाला हिस्सा है ये 0 हो जाएगा। अब V1 डैश हमने फाइंड करना है, ये डिपेंड कर रहा है ओनली इस हिस्से पे। अब M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, अब यहाँ पे M2 निग्लिजिबल है। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है M1 बटा M1, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है V1 डैश इज इक्वल टू V1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोलिजन के बाद ये जो बिग मास है इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वो बस की वेलोसिटी पे टेनिस बॉल से टकरा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो V1 डैश इज इक्वल टू V1। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा अब V2 डैश यानी वो जो टिनी ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो है वो क्या होगा, जो कि पहले कहाँ था, रेस्ट पे था। अच्छा, अब देखें V2 डैश हमने फाइंड करनी है, V2 हमें गिवन है, ठीक है, कोलिजन से पहले जो है वो जो लाइटर मास है वो रेस्ट पे था। सो V2 0 होने की वजह से ये हिस्सा आपके पास 0 हो गया। अब ये V2 डैश जो है ये इस हिस्से पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए M1 जो है वो वेरी वेरी बिग देन M2। सो हम M2 को यहाँ पे नेग्लिजिबल अगर कर दें तो ये आपके पास 2m ओवर m, m से कैंसिल आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 इंटू V1। सो V2 डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू V1। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी टकराव के बाद जो है वो M1 की वेलोसिटी से 2 गुना हो जाएगी। यानी अब ये समझ लें कि वो जो टेनिस बॉल है जब उससे बस आकर स्ट्राइक करेगी तो टेनिस बॉल की वेलोसिटी जो है वो बस से 2 गुना हो जाएगी, यानी बस की जो वेलोसिटी थी उससे 2 गुना हो जाएगी और बस की वेलोसिटी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये हमने इसके चारों केस डिस्कस कर लिए और जब हम ये न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें हमने यही इक्वेशंस जो हैं ये इसमें वो करनी है। तो हमें ये इक्वेशंस जो हैं ये मतलब जुबानी आनी चाहिए। ड्राइव तो हम तब करेंगे जब आपके पास लॉन्ग का क्वेश्चन आएगा। सो ये न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए आपको ये इक्वेशन जो है आनी चाहिए और वेरी सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।